तो आज मैं आपको कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाने जा रही हूं। इन चेहरों को आप गौर से देखिएगा। हर चेहरे पर मुस्कुराहट आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए हाव भाव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी, इनको देखिए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी, इनको देखिए ये बातें कर रही हैं लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान का भाव आपको दिख रहा होगा। अब आप सोचेंगे, और ये नीतीश बाबू हैं, इनकी हंसी तो देखिए एक कान से दूसरे कान तक जाती हुई दिख रही है। अब आप सोचेंगे कि इन मुस्कुराती हुई तस्वीरों का स्क्रीन पर क्या काम है और ये बड़े नेता आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो इसका जवाब इस नक्शे में छिपा हुआ है जो अब से कुछ ही सेकंड में आप देखने वाले हैं। इस नक्शे में 3 शहर आपको इस वक्त दिखेंगे जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए 3 शहर, हाँ, रायपुर, गोरखपुर और वाराणसी। ये वो 3 शहर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रायपुर से दौरे की शुरुआत की और एक तस्वीर साफ कर दी। पीएम मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि अगले कुछ महीने बीजेपी का फोकस कहां पर रहने वाला है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। मोदी ने इन 3 इलाकों को चुना है। शायद यही मुस्कुराहट की वजह विपक्षी नेताओं की भी है। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में उन्हें लगता है कि वो मजबूत है। मोदी ने जो कहा उसकी बारीकियों को अभी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले भारत के नक्शे पर 2 और शहरों को दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये 2 शहर हैं वारंगल और बीकानेर। भारत के नक्शे पर चमक रहे हैं जो ये 5 शहर है। अब कुल मिलाकर इन 5 शहरों में 2023 और 2024 की पूरी पिक्चर समाई हुई है। रायपुर की तस्वीर से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट करके बर्बाद कर देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रायपुर में कहा। कर्नाटक में मिली हार से सबक लेकर बीजेपी अगले गेम प्लान पर पूरी तरह फोकस दिख रही है। रायपुर पर बीजेपी के फोकस को आप समझिए ऐसे कि कल ही अमित शाह 2 दिन के रायपुर दौरे से दिल्ली लौटे। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी को उन्होंने रिपोर्ट दी और आज दिल्ली से पीएम मोदी रायपुर पहुंच गए। बीजेपी के इस फोकस के पीछे वो टीस है जो 2018 से बीजेपी को परेशान कर रही है। 2018 के बाद आप जानते हैं 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने ऐसा असर दिखाया कि बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी को सिर्फ 15 सीट पर जीत मिली थी और वोट परसेंट भी गिरकर 33% पर आ गया था। कांग्रेस ने 68 सीट के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी और 43% वोट भी उसने हासिल किए थे। 10% वोट शेयर का अंतर ही बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है। बीजेपी के लिए इस टीस को भुलाने का अब एक ही तरीका है और वो है छत्तीसगढ़ की सत्ता पर फिर से काबिज होना। तभी तो अमित शाह कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें रणनीति समझा कर आए हैं और पीएम मोदी जनता के बीच सीधे पहुंचकर विपक्ष पर अटैक भी कर रहे हैं और संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी को मजबूती भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की तनातनी भी दे रही है। आज भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएस सिंहदेव ने इसका जिक्र और इस तरफ इशारा कर भी दिया। ये बताइए फिर सीएम कौन होगा? वो 2.5 साल वाला इस बार आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
2.5 साल वाली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि बंद दरवाजों की है, अभी बंद दरवाजों में रहना है। अंततः देखिए, किसी भी पार्टी में उनका जो हाई कमांड है वो तय करता है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाएगा। अन्य पार्टियों की उदाहरण के लिए बात कर लें तो क्या गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नहीं बदले गए? उनने बदला, गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दोबारा जीत के आए, बेहतर परिणाम लेके आए। हाँ। अन्य जगह देखें, 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में, 3 मुख्यमंत्री बने, उनकी गवर्नमेंट आई, जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट थे वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो उपचुनाव जीत के आए। तो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग निर्णय होते हैं। तो कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव साहब इस तरफ इशारा कर रहे थे कि इस बार पूरे की पूरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की बदल देनी चाहिए, यानी वो चेहरे बदल देने चाहिए, और सीएम अगर दूसरे राज्यों में बदल सकते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदे का पॉइंट हो सकता है। वैसे आज पीएम मोदी के बाकी 2 शहरों में पड़े कदम का भी बारीकी से विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले कल के दौरे के 2 शहरों का गणित भी आप समझ लीजिए। कल पीएम मोदी तेलंगाना के वारंगल में होंगे। ये वो प्रदेश है जहां बीजेपी की जड़ें अब तक जमी नहीं हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट जीती थी और पार्टी को सिर्फ 7% वोट शेयर हासिल हुआ था। तेलंगाना में जड़ें मजबूत करना बीजेपी के फ्रंट लाइन नेताओं का फोकल सेंटर इस वक्त है। इधर हिंदी भाषी राज्य राजस्थान भी चुनावी तस्वीर वाला राज्य है। हर 5 साल में सत्ता बदल देने वाले राजस्थान को जीतने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी हुई है। 2018 में बीजेपी को राजस्थान में 73 सीट पर जीत मिली थी, जो 2013 के मुकाबले 90 कम थी। वहीं कांग्रेस ने 100 सीट पर जीत दर्ज की थी और उसकी सीटों में 2013 के मुकाबले 79 यानी 79 सीट का फायदा हुआ था। ये 3 शहर अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये तीनों राज्य बेहद खास है, लेकिन असली तस्वीर छुपी है मोदी के आज के दौरे के बाकी 2 शहरों में। पीएम मोदी गोरखपुर से होते हुए काशी पहुंचे। एक ही दिन में पूर्वोत्तर के 2 राज्यों का दौरा ही वो बड़ा पड़ाव है जो पीएम मोदी और बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। पिछले दिनों पीएम ने भोपाल में, आपको याद है ना, यूसीसी की तरफ इशारा किया था। आज भ्रष्टाचार खत्म करने की बात फिर से दोहराई है। वहां भी उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात कही थी। पीएम ने विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर भ्रष्टाचार पर हमला बोला है और ये साफ कर दिया है कि 2024 में बीजेपी की चुनावी रणनीति यूसीसी और भ्रष्टाचार के मुद्दे के इर्द गिर्द ही बनती हुई दिखेगी क्लियरली। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, बीजेपी की इस रणनीति में पूर्वांचल की वो 6 सीटें भी हैं जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन असली झटका बीजेपी को लगा था 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। कुल मिलाकर पूर्वांचल की 54 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 27 सीट पर हार मिली थी। गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ सरीखे इलाकों में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी को एक बार फिर से पूर्वांचल पर फोकस करने के लिए कह रहा है। लगातार 2 बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोकसभा सीट जीतने में सफल रही है। हालांकि 2 बार बेहतरीन प्रदर्शन कर
तीसरी बार भी उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी बीजेपी, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। फिर भी बीजेपी कोशिश करेगी कि 2024 में 62 सीट को बढ़ाकर कम से कम 2014 के 71 सीट के आंकड़े तक पहुंचा दिया जाए, और इसी के लिए पूर्वांचल पर पूरी पकड़ होना जरूरी है। काशी और गोरखपुर पूर्वांचल के 2 धार्मिक शहरों में से एक ही दिन जाकर पीएम ने यह बता दिया है कि पूर्वांचल पर बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है और कमान अभी से पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। इस रणनीति को डिकोड करने से पहले अब आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए, और इस तस्वीर के 3 किरदार खासतौर पर समझने देखने चाहिए। पटना में जब विपक्ष जुटा तो बड़े चेहरों में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। यही वो तस्वीर है जो विपक्ष की ताकत और बीजेपी की हुकूमत के बीच की मेन रेखा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये वो 4 राज्य हैं जहां बीजेपी का जनाधार मौजूद है। वोट शेयर ठीक ठाक है। बिहार में बीजेपी के पास 24% वोट शेयर है। ओडिशा में लोकसभा में 38% वोट शेयर है। बंगाल में आप देखिए 40% से ज़्यादा वोट शेयर है। ये लोकसभा की 112 सीटों का मैं आपको लेखा जोखा दिखा रही हूँ वोट परसेंटेज के लिहाज से। बीजेपी के पास इन 112 लोकसभा सीटों में 68 सीटें हैं। 56% वोट शेयर झारखंड में है, लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ। ये वो 4 राज्य हैं जहां भारी भरकम वोट शेयर के बाद भी बीजेपी राज्य की सत्ता से बाहर है। विपक्ष की एकजुटता मीटिंग में सिर्फ जो आपने तस्वीरें देखी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी 3 राज्यों के सीएम वहां पर एक साथ दिखे थे। इन 4 राज्यों के साथ अगर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ दिया जाए तो लोकसभा की 112 सीटें होती हैं। 2019 में इन्हीं 112 सीटों में से बीजेपी के पास 68 सीटें मौजूद थी। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि सीट बढ़ाने का स्कोप कहां सबसे ज्यादा है, और इसीलिए उस पर होमवर्क करना शुरू कर चुकी है। इन्हीं 112 सीटों पर फोकस करके वो अपने जनाधार के साथ, वोट बैंक के साथ सीटों को भी बढ़ाना चाहेगी। कर्नाटक के नतीजों को आपने देखा है, उसने बता दिया है कि दक्षिण भारत में सीट बढ़ोतरी करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। बीजेपी ये भी अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड सरीखे राज्यों में पार्टी अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुकी है। अब यहां से कितना ऊपर जाया जा सकता है, क्योंकि जब आप राज्य में रहते हुए यानी उन सरकारों को संभालते हुए चुनाव में जाते हैं तो एक बड़ी चीज एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ होती है। इन राज्यों में लोकसभा की 186 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने 159 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 186 में से मिले थे 159 सीटें। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के बड़े नेताओं का सम्मेलन गुवाहाटी में हुआ और अब बीजेपी आलाकमान का सेंटर फोकस बिहार है, बंगाल है और ओडिशा है। यहीं असली लड़ाई बाकी है। इस लड़ाई में एक तरफ एकजुट विपक्ष दिखाई दे रहा है जो समय समय पर टूटता है, जिसके अभी तक दिल नहीं मिले हैं, दल तो दूर की बात है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है ताकि बीजेपी का विजय रथ 2024 में भी 300 सीट के पार निकालने की कोशिश हो।